नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज सबसे पहले तो चर्चा करेंगे इस देश के पहले प्रधानमंत्री की। आज उनकी पुण्यतिथि है और देश को उनको याद इसलिए भी करना चाहिए कि उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक सपना देखा था। अब वो सपना बहुत अर्थों में काम भी हुआ। हम सब प्रगति के पथ पे चले। आज देश की जो तस्वीर सामने आती है, बुनियाद में नेहरू कहीं न कहीं नज़र आते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के महाप्रबंधक दीपक जैन जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस सफ़र की बात कर रहे थे, औद्योगिक विकास, छोटे छोटे से प्रयासों से एक बड़ा प्रयास होता है। जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की स्थापना हुई और बहुत सी उम्मीदों के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब बहुत सी संभावनाएं इसमें भी बन चुकी हैं। दीपक भाई, क्या स्थिति है अभी अपने घर? हमारे यहाँ का रेडीमेड उद्योग लगभग 45-50 वर्ष पुराना है। इसकी नींव मेरे फादर ने भी रखी थी। सबसे पहला प्रथम कारखाना सन 69 में हमारे फादर द्वारा स्थापित किया था। क्रमशः इसके बाद होते होते आज करीब 700-800 इकाइयाँ कार्यरत हैं। 200 इकाइयाँ हमारे गारमेंट क्लस्टर में हैं, जिसमें से 146 बड़ी और 54 छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं। गाहे बगाए इस उद्योग ने कम से कम इस शहर की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया है और 25 से 30 हज़ार लोगों को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ये उद्योग रोजगार प्रदान कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है जो कल्पना हमारे आपने कहा पूर्ववर्ती नेताओं ने और अभी मोदी जी, नेहरू जी से ले मोदी जी के कार्यकाल तक जो कल्पना की गई कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, इसको साक्षात रूप से इस उद्योग में देखा जा सकता है। ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब एक आप इसको गृह कुटीर उद्योग भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी कोई इतने कंप्यूटराइजेशन युग के बाद एक खुशकिस्मती हमारे जैसे देश में कि अगर आपको शर्ट सिलना हो, सूट सिलना हो, पैंट सिलना हो, तो बाकायदा इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। श्रम इसमें शक्ति हमें लगती है जो अधिक हाथों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि के बाद इस देश में मेरी समझ से गारमेंट उद्योग बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करता है। जबलपुर में जब ये इसका अपन ने एक पूरा स्वरूप गढ़ा गया, जब इकाई काम करने लगी, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर पूरे से अपने तरीके से आया, तो किस तरह के रेडीमेड का कारोबार यहाँ से शुरू हुआ? शुरुआती दौर में जैसे मैंने अपने फादर को ही काम करते देखा, सारी चीज़ें बनाना पड़ती थी। छोटे मार्केट हुआ था, जबलपुर में ही सप्लाई करते थे। फ्रॉक बनाना, सूट बनाना, स्कूल यूनिफॉर्म के समय स्कूल यूनिफॉर्म बनना, इस तरह का एक संगठित मार्केट नहीं। धीरे धीरे 80 से 90 के बीच में अचानक से एक क्रांति जबलपुर में आई और सलवार सूट का उद्योग बहुत जम के चल पड़ा, क्योंकि उसमें साउथ की तरफ भी आप लोगों का बड़ा रुझान उसमें था। साउथ के तीनों चारों स्टेट का बड़ा योगदान रहा, स्पेशली आंध्र प्रदेश का। उसने वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में जैसे ही सलवार सूट आया तो यहाँ के लोगों ने उस फैशन ट्रेंड को पकड़ लिया और वो क्लिक भी कर गई एक प्रकार से, और जो जबलपुर के लिए गेम चेंजर गारमेंट इंडस्ट्री के लिए साबित हुआ। बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और गाहे बगाहे अचानक एक बहुत सारे कारखानों की बाढ़ आ गई। तो उस दिशा में चलते चलते 2010 के आसपास तक तो बहुत फला फूला और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी आई, क्योंकि समय के साथ थोड़ा कम परिवर्तन हो पाया। मगर आज मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हमारे यहाँ कुर्ते पजामे, स्कूल यूनिफॉर्म और लोवर भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ भी डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि फैशन जो है, फैशन इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। उस समय समय में बदलाहट के साथ बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। कपड़ा बाहर से आउटसोर्स होकर आता है, यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की भी 2-3 हज़ार यूनिट्स हैं। सारी चीज़ें जो इसके लिए इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप हो गया। अब कुछ संभावना ये है कि गवर्नमेंट भी हम लोगों को सपोर्टिव रोल अभी कर रही है। एमएसएमई को जो फ़ायदे पहुंचा रहे हैं उससे भी लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं धीरे धीरे, और उद्योग अब आगे प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। अभी आप लोगों को भारत सरकार ने कहीं टूर पर भेजा था? जी, हम लोग यहाँ से मध्य प्रदेश से करीब 55 सदस्यों का एक दल गया था, जिसमें से हमारे क्लस्टर से भी 7 लोगों को चयन होकर कहाँ हम लोग गए थे?
हम लोग कोयम्बतूर और त्रिपुर गए थे। कोयम्बतूर और त्रिपुर की इंडस्ट्रियों को हम लोगों को अंदर, क्योंकि हम लोग ऐसे अगर विजिट करने जाएँ तो शायद वो दिखाते नहीं, और सरकार की हम इसमें धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव था, हम लोगों को जाकर उन्होंने अच्छे से विजिट कराया गया, कैसे वहाँ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, कैसे वहाँ कपड़ा बन रहा है, कपड़ा बनने के बाद डाइंग प्रिंटिंग हो रही है, और उसके बाद लेटेस्ट मशीनों द्वारा गारमेंट की सिलाई हो रही है। तो उससे निश्चित रूप से हम लोग को अनुभव प्राप्त हुआ, और उसके बाद हम लोग लगातार अभी उनके संपर्क में बने हुए हैं। तो जैसी सूचना आ रही कि उनका अर्नेस्ट एंड यंग का टाई अप है हमारे गवर्नमेंट से, तो वो कुछ बायर्सों को भी लाना चाहते हैं और कुछ बड़ी कंपनियों से भी, कि जिससे हमारा एक्सपोजर हो सके। बड़ी कंपनियों से मतलब कहाँ? बड़ी कंपनियों से मतलब जैसे टाटा, रिलायंस, ये लोग भी एज पर ऑर्डर अपनी रिक्वायरमेंट से माल बनाते हैं। हमारे पास खूब सारा लेबर उपलब्ध है, तो क्यों ना यहाँ से इस संभावनाओं को भी उपयोग में लिया जाए। यानी बेहतर संभावनाएं रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की जबलपुर में बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी काम अच्छे से शुरू होने जा रहा है। दीपक भाई, आज मध्य प्रदेश में जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर किस स्थिति में है? शुरुआती दौर में ज़रूर हम लोगों ने काफ़ी कठिनाई फेस की, अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है, और पूरा ओवरऑल जबलपुर का उद्योग है इंदौर के बाद हमारा दूसरा स्थान हमारा है। यानी इंदौर के बराबर हम धीरे धीरे खड़े होने की स्थिति में थोड़ा समय लगेगा, मगर अगर बराबर हम लोग मेहनत करते रहे और सारी चीज़, तो कोई वो दिन दूर नहीं कि हम आगे भी निकल जाएं। मार्केटिंग की जो पोजीशन है वो, उसके लिए भी हम लोगों ने नया गवर्नमेंट भी हमको सहयोग प्रदान कर रही। हमारे व्यापारी लोग भी इसमें नई पीढ़ी के हैं, बड़े अच्छे उद्यमी सामने आ रहे हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख कर भी आ रहे हैं, जिनकी सोच भी हम लोगों की तुलना में नई है। तो उसके ज़रिए भी हमें फ़ायदा हो रहा है, नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, और हम लोग भी अभी सेमिनार करते हैं बार बार कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट हो, और इसके लिए लगातार हम उद्योग विभाग के संपर्क में भी रहते हैं। इन्वेस्टर्स मीट, ग्लोबल समिट, इन सब का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। अभी 11 जून को हमारे क्लस्टर में ही लघु उद्योग भारती, जो एक व्यापारिक लोगों का संगठन है, और उनके माध्यम से इटमा के चेयरमैन वगैरह आ रहे हैं, जो जबलपुर में की संभावना को तलाशेंगे और अपना उद्बोधन भी देंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या नई नई फैब्रिक्स बनाना है, कैसे मार्केटिंग हो रही है, क्या बदलाव आ गए हैं, उन सब की जो हम जानकारियाँ देंगे। एमएसएमई में हमको कैसे कौन कौन सी नई नई योजना आ गई हैं, आजकल जैसे फाइनेंस बिल फाइनेंस वगैरह भी होने लगे हैं, वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म वो उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग लगातार इस तरह के भी कोऑर्डिनेशन एक बिठाने का कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी, कि जो सोच है हमारे देश की प्रगति पथ में ले जाने की, हम आज बड़ा गर्व का विषय है कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। तो हमें आने वाले 2050 में पहली कैसे बनना है, इस दिशा के लिए हम सबको भी प्रयास करना पड़ेंगे। छोटा उद्योग हमारा बड़ा, सोच बड़ी रखेंगे तो दिन दूर नहीं कि और भी चीज़ें हमारे पास आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया, लोकल फॉर वोकल, उसके लिए भी बात की, और निश्चित है कि देश प्रगति की तरफ तभी बढ़ेगा जब हम अपने छोटे छोटे उद्योगों को भी बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर एक सपना था जो अब बड़ा आकार लेता जा रहा है, और वो जबलपुर के औद्योगिक विकास का एक आधार स्तंभ भी है। दीपक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं बहुत लोगों में जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते वहाँ तक जाती है। और जो लोग भी हम कार्यक्रम देख रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों, लेडीज़ लोगों को भी अगर आए तो हम वहाँ उपलब्ध रहते हैं क्लस्टर में, उनके लिए कोई जानकारी कैसे नए उद्योग लगाना, वो वहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगी। और सरकार की तरफ ही हम रोजगार की तरफ नहीं जाके छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ भी लगाने पे, छोटी छोटी चीज़, पेटीकोट है, अपना गाउन्स हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री भी आप छोटी पूंजी से 2, 4, 5 लाख रुपए से खोलेंगे तो ये व्यवसाय कल को फले फूलेगा, आप भी स्वयं रोजगार प्राप्त करेंगे और 10 लोगों को और रोजगार दे पाएंगे। इस भावनाओं के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।